हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। टेक्स्ट पेपर नंबर 1 का सॉल्यूशन हम देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है। व्हाट इज कैलस? कैलस क्या है? भ्रूण बनाने वाला ऊतक, एक घुलनशील कार्बोहाइड्रेट ऊतक जो भ्रूणक बनने के लिए वृद्धि करता है, असंगठित रूप से सक्रियता के साथ विभाजित कोशिकाओं के द्रव्यमान को कल्चर में बनाए रखता है। तो कैलस होता है दोस्तों कोशिकाओं का समूह होता है जो कि ऊतक संवर्धन में काम में आता है। ऊतक संवर्धन के बाद जब अपन एक्सप्लांट को कृत्रिम पोषक माध्यम देने के बाद जब प्लांट का एक रूप बन जाता है तो एक कई सारे उसमें कोशिकाएं टिश्यू बन जाती है, उसको कैलस कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर डी होगा। क्या आंसर होगा इसका? डी आंसर होगा। अगला एक प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 2। ऐसी जातियां जिन्हें बचा लिया गया है और जिनकी संख्या बढ़ रही है, उन्हें रेड डाटा बुक में किस रंग के पृष्ठों पर मुद्रित किया गया है? बहुत ही शानदार लेवल का प्रश्न है। रेड डाटा बुक में किया जाता है तो सब जानते हैं, लेकिन किस रंग के पृष्ठों पर किया जाता है? तो हरे रंग के पृष्ठों पर किया जाता है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी होगा, ग्रीन कलर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। विद्युत परिपथ में फ्यूज तार सदैव फेज तार से जुड़ा रहता है तथा इसे श्रेणी क्रम में लगाते हैं। बिल्कुल सही बात है। फ्यूज तार जो होता है ना दोस्तों, वो सदैव फेज वायर से जुड़ा रहता है, उसको सीरीज कनेक्शन में जोड़ते हैं। फ्यूज तार टिन और शीशे से मिलकर बना होता है। टिन 63% होता है, शीशा 37% होता है। इसकी प्रकृति अल्प गलनांक उच्च प्रतिरोध वाली होती है, यानी लो मेल्टिंग पॉइंट होता है और हाई रेजिस्टेंस होता है। टिन और लेड से मिलकर के बना होता है। तो दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं और कथन हमारा सही है। दोनों स्टेटमेंट सही हैं, राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। विश्व अंगदान दिवस 13 अगस्त 2025 की थीम क्या है? आजकल दोस्तों थीम पर बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है और 2025 की जो थीम है वो क्या है? आह्वान का उत्तर, आंसरिंग द कॉल। और पहले पेपर का हमारा जो 5वां क्वेश्चन है वो कौन सा है? CH3CH2OH, इसको बोलते हैं अपन C2H5OH, यानी ये एथेनॉल है। क्या है दोस्तों? एथेनॉल। एथेनॉल पर जब एल्कलाइन KMnO4 की क्रिया करते हैं और उसको हीट दी जाती है तो ये चेंज हो जाता है एसिटिक अम्ल में। इसमें चेंज हो जाता है, एसिटिक अम्ल में बदल जाता है। और यहां पर ये KMnO4 जो काम करता है, किसका काम करता है? क्या ऑक्सीकरण कर्मक का काम करता है, अपचायक कर्मक का काम करता है, या निर्जलीकरण कारक के रूप में काम करता है, या मंदक? तो ये ऑक्सीकरण कर्मक के रूप में काम करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम करता है। ये कार्बनिक यौगिकों की रासायनिक गुणधर्म में मैंने आपको 4 गुणधर्म पढ़ाए थे, वहां से क्वेश्चन लिया गया है। तो ये हमारा दोस्तों टेस्ट नंबर जो फर्स्ट था हमारा फुल लेंथ पेपर, उसके 5 क्वेश्चन थे जिनका हमारा ये सॉल्यूशन है। टेस्ट पेपर नंबर 2 का सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे सामने। उनको दोबारा करूं? टेस्ट पेपर नंबर 2 का सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे सामने, CH4 एल्केन। वैसे CH4 जो होता है ना, ये मीथेन होता है। मीथेन की क्रिया जब क्लोरीन से कराते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में, तो ये बनता है मेथिल क्लोराइड और HCl हाइड्रोक्लोराइड। ये हर एक क्वेश्चन याद रखना एनसीईआरटी से बनाया हुआ है, एग्जाम में सीधा आपको मिल सकते हैं। सारे प्रश्न ऐसे हैं जो
नए प्रश्न हैं, कोई 2-4 प्रश्न ऐसे हैं जो पीवाईक्यू हैं, पुराने आए हुए हैं, वो बढ़िया अच्छा स्तर का प्रश्न है। बाकी सारे प्रश्न हैंडमेडेड हैं, बनाए गए हैं। ये भी प्रश्न वहीं से है, कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म से है। उपरोक्त अभिक्रिया किसका उदाहरण है? तो यहां पर ये देखो CH4HCl, Cl, एक Cl इसके साथ जुड़ता है, एक हाइड्रोजन यहां से निकलता है, तो हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन होता है यहां पर, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? प्रतिस्थापन अभिक्रिया, या इसको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। ये जो साउंड वाला चैप्टर हमारा जोड़ा गया है उससे क्वेश्चन लिया गया है। अगर अपन बात करें एल्यूमिनियम के अंदर साउंड की वेलोसिटी कितनी होती है? 6420 होती है। डिस्टिल वाटर की बात करें तो 1498 होती है, और एयर की बात करें 346 346 होती है, और स्टील की बात करें तो 5960 होती है। राइट आंसर हमारा क्या होगा? सी होगा। ध्वनि की चाल सबसे पहले ज्यादा एल्यूमिनियम में होती है, एल्यूमिनियम के बाद याद रखना निकेल में होती है, और निकेल के बाद कौन आता है? स्टील आता है, फिर कौन आएगा? आयरन आएगा। ये भी क्वेश्चन अच्छा है, इंपोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है, सुमेलित करना है, ये तो वही है, आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक 5 कूलम्ब आवेश को 20 कूलम्ब आवेश के चारों ओर 3 मीटर त्रिज्या के एक वृत्ताकार पथ पर ले जाने में किया गया कार्य क्या हुआ? अब देखो ऐसे छोटा मोटा न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आ सकता है। ऐसा न्यूमेरिकल देखते हैं आप क्या करोगे? कॉपी पेन चालू करोगे, लिखना चालू करोगे। कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है, इसमें पेन उठाने की आवश्यकता ही नहीं है। वृत्ताकार मार्ग पर किया गया कार्य क्या होता है? शून्य होता है। आपको हाथ पेन चलाने की जरूरत ही नहीं है इसमें रखना। तीसरे का आंसर बी। अगला क्वेश्चन है, ठंडी जलवायु में रहने वाले स्तनधारियों के कान और पाद ऊष्मा की हानि को रोकने के लिए अपेक्षाकृत छोटे होते हैं। ये किसका नियम है? तो अनुकूलन में एलेन का नियम होता है कि जो ठंडी जलवायु में रहने वाले जो जीव होते हैं मैमेलियन, उनके जो कान हैं और जो पैर हैं वो छोटे होते हैं ताकि हीट का एक्सक्रीशन नहीं हो, ऊष्मा की हानि नहीं हो। तो ये फोर्थ का आंसर क्या हो जाएगा? एलेन का नियम सी। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका पुराना क्वेश्चन है, पीवाईक्यू है, आपके फर्स्ट ग्रेड में पहले आ चुका है। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रतिवर्ती चाप के अवयवों का सही क्रम है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ ए रिफ्लेक्स आर्क? कौन सा प्रतिवर्त? तो याद रखना, सबसे पहले मैंने आपको बताया था नर्वस सिस्टम के अंदर न्यूरॉन हमने पढ़ा था, न्यूरॉन में डेंड्रॉन्स होते हैं, डेंड्रॉन पर रिसेप्टर पाए जाते हैं, ग्राही पाए जाते हैं जो कि सूचनाओं को ग्रहण करते हैं। तो सबसे पहले तो इंपल्स जो जाएगा वो ग्राही तक जाएगा। कहां तक जाएगा? ग्राही तक जाएगा, यानी सबसे पहले तो अभिग्राही आएगा। तो ये दो में से कोई ना कोई होगा, ये तो दोनों ही गलत हमारे हो गए। अब अभिग्राही की बात अपन बात करें तो अभिग्राही लेकर के आएगा, फिर वो कहां जाएगा? संवेदी न्यूरॉन तक जाएगा। संवेदनाओं को पहुंचाने वाले न्यूरॉन संवेदी न्यूरॉन होते हैं। आपको टच किया, पिंच हुई, आपको देख रहा है, सुन रहे हैं, गंध आ रही है, ये सब क्या है? ये सारा संवेदी न्यूरॉन की वजह से होता है। फिर ये जो संवेदना है वो कहां जाएगी? मेरुरज्जु से। फिर हमारे अंदर न्यूरॉन काम करेंगे जिसको बोलते हैं मोटर न्यूरॉन या प्रेरक न्यूरॉन बोलते हैं, और लास्ट में जाकर के वो मांसपेशी के लिए जाती है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इसका डी होगा। क्या होगा? डी। ये हमारा टेस्ट पेपर नंबर 2 का सॉल्यूशन है। टेस्ट पेपर नंबर 3 का सॉल्यूशन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1, नील्स बोर के परमाणु मॉडल की अवधारणा है। पहली अवधारणा क्या है? इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित या विविक्त कक्षाओं में चक्कर लगाता है। जब इलेक्ट्रॉन इस विविक्त कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो इनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता है। नील्स बोर ने परमाणु मॉडल का जो 3 अवधारणाएं दी हैं, पहली अवधारणा बिल्कुल यही दी है कि इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगाता है वो विविक्त कक्षाओं में लगाता है। विविक्त का मतलब था डिस्क्रीट ऑर्बिट्स। जैसे हमेशा इसमें 1 कक्षा, 2 कक्षा, 3 कक्षा, 4 ऐसे होंगे, ऐसे नहीं होगी 1.25, 1.5, पौने 2, 2.5, 3.5, ऐसे। इसको बोलते हैं विविक्त कक्षाएं बोलते हैं, तो कंटिन्यूअसली होती हैं। इलेक्ट्रॉन जब विविक्त कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो ऊर्जा का विकिरण नहीं होता है, और इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिनका एंगुलर मोमेंटम h/2π का पूर्ण गुणज होना चाहिए। और नाभिक इलेक्ट्रॉन के मध्य में जो विद्युत बल होता है वो किस बल का काम करता है? अभिकेंद्रीय बल का। ये सारे स्टेटमेंट हमारे राइट हैं। एक मॉडल दिया था हमने नील्स बोर ने,
किसने दिया था? नील्स बोर ने दिया था। रदरफोर्ड की कमी को दूर करने के लिए किया गया था। एक फाइनल और बढ़िया मॉडल माना जाता है, हालांकि फाइनल मॉडल एक सोमरफील्ड का मॉडल आता है, क्योंकि सोमरफील्ड ने क्या बताया था कि इलेक्ट्रॉन दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है, एलिप्टिकल ऑर्बिट्स के अंदर चक्कर लगाता है, जबकि नील्स बोर क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है। तो ये सभी इसके सही आंसर होंगे। अगला एक क्वेश्चन है, असत्य कथन की पहचान करनी है। हार्मोन उत्पादन शरीर का ताप नियंत्रण केंद्र हाइपोथैलेमस को कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। हार्मोन प्रोडक्शन, बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल, हाइपोथैलेमस। दृष्टि और श्रवण क्रिया केंद्र अनुमस्तिष्क में होते हैं क्या? नहीं। अभी लेटेस्ट 2025 के अंदर, लेटेस्ट 2025 में अभी क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो अनुमस्तिष्क से आया हुआ है। 3 शिफ्ट के अंदर अनुमस्तिष्क मेटेनसेफेलोन से क्वेश्चन पूछा गया है। और दृष्टि श्रवण क्रियाओं केंद्र अनुमस्तिष्क में नहीं होकर के कहां पर होते हैं? ये मध्य मस्तिष्क में होते हैं। और मध्य मस्तिष्क में भी एक भाग होता है जिसको बोलते हैं अपन कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। कौन सा होता है? कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना होता है, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना होता है। अनुमस्तिष्क तो ये शरीर का संतुलन बनाए रखता है। नशीले पदार्थों के सेवन करने से मस्तिष्क का अनुमस्तिष्क भाग ही प्रभावित होता है। अनैच्छिक क्रियाओं बमन, जम्हाई, उबासी लेना, इनके केंद्र मेडुला ऑब्लिंगेटा से होते हैं, बिल्कुल सही बात है। जितनी भी इनवॉलंटरी एक्टिविटीज होती है, खांसना, छींकना, उबासी लेना, निगलना, मिठाई को देखकर मुंह में पानी आना, गोलगप्पों को देखकर मुंह में पानी आना, ये सारी जो चीजें होती है ना, वो किस में होती हैं? सारी मेडुला ऑब्लिंगेटा से ही कंट्रोल होती है। क्वेश्चन है कि यदि मेडुला ऑब्लिंगेटा नष्ट हो जाए तो क्या होगा? व्यक्ति की हैंड टू हैंड मृत्यु हो जाएगी। मेडुला ऑब्लिंगेटा नष्ट हो जाए तो व्यक्ति की हैंड टू हैंड मृत्यु हो जाती है, ऑन द स्पॉट। क्यों? हार्ट बीट, ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड प्रेशर, इन सभी के केंद्र कहां पर होते हैं? मेडुला ऑब्लिंगेटा में ही होते हैं। बुद्धि, कल्पना, वाणी, याददाश्त केंद्र प्रमस्तिष्क में होते हैं, बिल्कुल सही बात है, सेरेब्रम के अंदर होते हैं। तो हमारा बी ऑप्शन इज दैट करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक? कौन सा प्रक्रम ऊष्मा क्षेपी है? ऐसा प्रश्न भी 2025 में आपके फर्स्ट ग्रेड में आ चुका है। ऊष्मा क्षेपी का मतलब होता है जिसमें हीट निकलती है। कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया। पहले दिवाली पर जब आप पुताई करते थे तो एक कट्टा लेकर के आते थे चूने का, जिसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, बिना बुझा चूना ला करके उसको सीधा डालते थे पानी में, और पानी में डालते ही एक सॉल्यूशन बनता था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, साथ में डालते तोता छाप 15 रुपए वाला, मन में आए उसी तरीके का रंग बन जाता था, और फिर इसकी अपन पुताई के रूप में यूज में लेते थे। साथ में आप देखते थे हीट भी निकलती थी, ऊष्मा भी निकलती है, इसलिए इसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको? एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। तो एक तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सी हमारी? थर्ड वाली है। कौन सी है अपना? थर्ड वाली है। एक अपन बात करें, एक सांद्र अम्ल का तनुकरण, डाइल्यूशन ऑफ ए कंसंट्रेट एसिड। जब हम पानी के अंदर अम्ल को डालते हैं तो हीट निकलती है, इसलिए इसको भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो सेकंड और थर्ड वाला होगा। कपूर का ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन ऑफ कपूर, कपूर को जलाएंगे तो ऊष्मा देनी पड़ेगी, दिस इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। यह है एंडोथर्मिक रिएक्शन। और जल का बाष्पीकरण, पानी को गर्म करेंगे तभी भाप बनेगी, तो ये भी एंडोथर्मिक रिएक्शन है, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज आंसर इज करेक्ट आंसर बी। अगला क्वेश्चन है, पहला शैक्षणिक उपग्रह किसके द्वारा कब छोड़ा गया था? पहला शैक्षणिक उपग्रह एजुसेट इसरो के द्वारा छोड़ा गया था 2004 में। क्या आंसर हो जाएगा? सी। 4 कारें हैं ए बी सी डी, एक ही वेग से गतिशील हैं। यदि इनके द्रव्यमान ए बी सी डी, सबसे ज्यादा द्रव्यमान ए का है, फिर बी का है, फिर सी का है, फिर डी का है, इसी क्रम में है, तो किस कार की गतिज ऊर्जा उच्चतम होगी? मैंने आपको बताया हुआ है के बराबर हाफ एम बी स्क्वायर। जब द्रव्यमान का मान ज्यादा होगा तो निश्चित सी बात है काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगी। यहां पर द्रव्यमान सब ज्यादा ए का है, तो काइनेटिक एनर्जी भी सब ज्यादा किसकी होगी? ए की होगी। ये हमारा टेस्ट पेपर नंबर 3 था, इसके 5 क्वेश्चन के सॉल्यूशन हमने यहां पर देख लिए। टेस्ट पेपर नंबर 4, 0.5 मोल जल अणु का द्रव्यमान क्या होगा? जल का फॉर्मूला क्या होता है? H2O।
हाइड्रोजन का होता है 2, ऑक्सीजन का होता है 16 मोलर द्रव्यमान, टोटल जल का कितना होता है 18 होता है। 0.5 मोल का निकालना है तो 18 इंटू 0.5 कितना आ जाएगा, 18 पंजे 90, 9 ग्राम। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी होगा। क्या आंसर होगा, बी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय ज्ञान प्रणालियों की मूल विशेषता नहीं है? समग्र सोच, स्थिरता, नैतिक अभिविन्यास, भौतिकवाद। तो भौतिकवाद जो है ये भारतीय ज्ञान प्रणाली की मूल विशेषता नहीं है। ये नया टॉपिक आपके जोड़ा गया है सिलेबस में, तो इससे क्वेश्चन आपके पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, कुक्का आर्नेत काउंट का उपयोग किसमें किया जाता है? तो ये एक इक्विपमेंट है कुक्का आर्नेत काउंट, जिसका यूज न्यूट्रोफिल्स की गणना के लिए किया जाता है, जिनको शरीर का क्या कहते हैं, इनको प्रतिरक्षा बढ़ाने वाली कोशिकाएं बोलते हैं। न्यूट्रोफिल संख्या में सर्वाधिक होती हैं, इनको बोलते हैं शरीर का छोटा पुलिसमैन कहा जाता है। जैसे हमारी बॉडी में कोई बैक्टीरिया वगैरह जाता है, उस बैक्टीरिया को चारों ओर से घेर कर घेर लेती है, उसको खा जाती है, निगल जाती है, इसलिए इनको माइक्रो पुलिसमैन कहते हैं। लिम्फोसाइट्स ये शरीर को क्या देती हैं, इम्यूनिटी प्रदान करती हैं, प्रतिरक्षा प्रदान करती हैं। एरिथ्रोसाइट्स आरबीसी कहते हैं, इनका जो मापन किया जाता है वो कौन से यंत्र से करते हैं, तो हीमोसाइटोमीटर यंत्र के द्वारा करते हैं। प्लेटलेट्स ये रक्त का थक्का बनाने में सहायक होती हैं या ब्लड क्लॉटिंग के लिए सहायक होती हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 400 वोल्ट के एक वोल्टता जनित्र को 80 वाट के बल्ब से जोड़ा गया है, बल्ब में प्रवाहित धारा का मान क्या होगा? एक फॉर्मूला आता है P बराबर बी आई। P कितना है यहाँ पर, P है 80 वाट, B कितना है 400, क्या पूछ रहा है I बराबर क्या हो जाएगा, I बराबर होता है P अपन B 80 बटा 400, 0 से 0, 8 एकम 8, 8 45, 5 दूनी 10, कितना आ जाएगा 0.2 एम्पियर। कितना आएगा 0.2 एम्पियर आएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, एग्जाम्पल दे रखे हैं आपके सामने। रिडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण कौन सा है? रिडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण कौन सा है? MnO2 प्लस 4HCl MnCl2 प्लस 2H2 प्लस Cl2 बताया हुआ है, लिखवाया हुआ है नोट्स के अंदर। यहाँ पर मैंगनीज डाइऑक्साइड से बनता है MnCl2 और 4HCl से क्या बना है Cl। ठीक है, तो ये रिडॉक्स अभिक्रिया है, ये रिडॉक्स है। यहाँ पर CO2 से ग्लूकोज बना है, ऑक्सीजन की कमी हुई है, और जल के अणुओं से ऑक्सीजन बनी है, ये भी बताया हुआ है, ये भी रिडॉक्स अभिक्रिया है। ZNO से बना है जिंक, ऑक्सीजन की कमी हुई है, कार्बन में ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है, ये भी रिडॉक्स अभिक्रिया है। लेकिन ये सल्फर में हाइड्रोजन की वृद्धि हुई है और ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, तो उसको अपचयन बोलते हैं। तो ये अभिक्रिया नहीं है, बाकी तो सारी हैं। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 1 2 3, ये क्या होती है सारी, ये सभी रिडॉक्स अभिक्रिया हैं। कैसी अभिक्रियाएं हैं ये, रिडॉक्स अभिक्रियाओं के एग्जाम्पल हैं। अब अपन बात करते हैं टेस्ट पेपर नंबर 5 सॉल्यूशन। टेस्ट पेपर नंबर 5 में पहला क्वेश्चन है, लेड नाइट्रेट को गर्म किया जा रहा है। लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो क्या बनता है, लेड मोनोऑक्साइड, साथ में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन बनता है। एनसीईआरटी का उदाहरण है, गर्म कर रहे हैं, गर्म करने के लिए ऊष्मा दी जा रही है, इसलिए इसको ऊष्मा शोषी अभिक्रिया भी कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। और ये टूट रहा है, जब एक रिएक्टेंट टूट करके 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट बनाता है तो इसको बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं इसको, वियोजन या डिसोसिएशन रिएक्शन कहते हैं। आंसर इसका क्या होगा, बी। बाकी इनमें अलग अलग हैं, सारी बताई हुई हैं ये। अगला क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में पारंपरिक भारतीय ज्ञान का अन्वेषण, संरक्षण और प्रसार किया जाता है? तो केवल कला और साहित्य में करते हैं क्या, केवल कृषि, बुनियादी विज्ञान, इंजीनियरिंग, मनोविज्ञान, कला, कृषि, वास्तुकला? सिंपल प्रश्न है, समझदारी की बात है। इंडियन नॉलेज सिस्टम का यूज सभी जगह करेंगे, चाहे विज्ञान हो, इंजीनियरिंग हो, कला हो, कृषि हो, वास्तुकला हो, सभी के अंदर किया जाता है। वैज्ञानिकों का योगदान, हमारे भारतीय वैज्ञानिकों का योगदान इन सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण रहा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से मटर के कौन से लक्षण पर मेडल द्वारा अपने प्रयोगों में विचार नहीं किया गया था? तने के बारे में तो किया था कि लंबा है या बौना है, टॉल एंड डॉर्फ। सीड ग्रीन या येलो, बीज हरा पीला, इस पे भी किया गया था।
फली फूली हुई है, सिकुड़ी, इस पर भी किया गया था, लेकिन त्वचा रोम ग्रंथिल है या ग्रंथिल रहित हैं, ऐसा कोई विचार नहीं किया गया था। टोटल 7 लक्षणों पर विचार किया था। एक तो तने की लंबाई, एक बीज का रंग, बीज की आकृति, एक फली का रंग, फली की आकृति, और एक पुष्प का रंग, ठीक है, और पुष्प की आकृति। ये 7 लक्षणों पर विचार किया गया था। अगला है, एक वस्तु आर त्रिज्या के वृत्त पर गतिमान है। ये क्या है? वृत्त है, इसकी त्रिज्या है आर, अर्धवृत्त पूरा करता है। यहां व्यक्ति ए से चला, कहां तक आया? बी तक आया। अर्धवृत्त यानी आधा वृत्त पूरा किया। तय की गई दूरी क्या होगी? तो दूरी बराबर पूरी वृत्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई आर। आधा वृत्त पूरा किया है, 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा? पाई आर। तो दूरी तो क्या बचेगी? पाई आर। और डिस्प्लेसमेंट की बात करें, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट इज ए मिनिमम डिस्टेंस फॉर 2 पॉइंट्स। तो विस्थापन 2 बिंदुओं के मध्य की दूरी है, और विस्थापन क्या हो जाएगा? अगर ए से आपको बी पे सीधा आना है तो ये पॉइंट कहलाता है विस्थापन, ये पॉइंट कहलाता है विस्थापन। तो ये आर है और ये भी आर है, तो आर प्लस आर बराबर क्या हो जाएगा? 2r हो जाएगा। हमेशा सीधी दूरी जो होती है ना, वो विस्थापन होती है। आपको गुजर की थड़ी से गोपालपुरा जाना है, स्ट्रेट रोड है एकदम, ठीक है, आपको मैं बोलूं सीधा जाओ, तो ये दूरी भी हो सकती है, विस्थापन भी हो सकता है। लेकिन आप घूम घूम के गए, आप घूमे, पहले त्रिवेणी से मुड़ गए, फिर वापस मेन रोड पर आ गए, फिर घूम गए, फिर आ गए। दूरी का मतलब तो होता है जैसे आपने पैर रखा दूरी में काउंट होगा, और विस्थापन का मतलब होता है सीधा सीधा रास्ता, कि भाई यहां से और वहां तक की दूरी मिनिमम कितनी है, उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। है दोनों दूरी है, लेकिन परिभाषा में दोनों में डिफरेंस है। तो विस्थापन का मान दूरी के या तो बराबर हो सकता है या कम हो सकता है, ज्यादा नहीं हो सकता, ज्यादा नहीं हो सकता, जबकि दूरी का मान विस्थापन से ज्यादा होता है या फिर बराबर होता है, कम नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? पाई आर और 2r, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित कथनों का अवलोकन करके सही उत्तर का चयन कीजिए। ओजोन परत की खोज चार्ल्स फैब्री हेनरी बुइसन ने की थी, बिल्कुल सही बात है। राष्ट्रीय ओजोन केंद्र नई दिल्ली में है, दिस इज राइट स्टेटमेंट। ओजोन अपक्षय का मेन कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। आज ओजोन परत का जो डिप्लीशन हो रहा है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से हो रहा है। वर्तमान में एसी फ्रिज में सीएफसी के स्थान पर एचसीएफसी का यूज किया जा रहा है। एच बोले तो हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन को पर्यावरण के लिए एक संरक्षित ईंधन मानते हैं, या एक आदर्श तत्व माना जाता है, इसीलिए ये नुकसान थोड़ी कम पहुंचाती है। कथन यहाँ पर तीनों ही सही हैं। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ध्यान रखना बच्चों, 16 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। ओजोन परत की मोटाई को किसमें मापते हैं? 300 डॉप्सन है ओजोन परत की मोटाई। अंटार्कटिका महाद्वीप पर ओजोन परत की जो सांद्रता है वो कम हो चुकी है, जिसको अपन कहते हैं ओजोन परत में छेद, जो वास्तव में छिद्र नहीं है, केवल वहां पर कंसंट्रेशन उसकी कम हुई है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। ये हमारा टेस्ट पेपर नंबर 5 था। टेस्ट पेपर नंबर 6 की बात करते हैं अपन। 6 में कौन कौन से क्वेश्चन हैं? पहला क्वेश्चन है हमारा, स्तंभ फर्स्ट को स्तंभ सेकंड से सुमेलित करना है, सही मिलान करना है। कायिक तंत्र का तंत्र जिसको बोलते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या काम करता है? जो स्टिमुलस आता है, उद्दीपन आता है, उसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम से हमारी मसल्स तक ले जाता है, कंकालीय पेशियों तक लेकर के जाता है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र जिसको बोलते हैं ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, ये क्या काम करता है? अनैच्छिक अंग, इनवॉलेंट्री मसल्स जो होती हैं जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं होता है, तो उद्दीपनों को सीएनएस से अनैच्छिक अंगों तक ले जाने का काम कौन करता है? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र करता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करें तो सूचनाओं का संसाधन नियंत्रण स्थल है, और अंतरंग तंत्रिका तंत्र क्या करता है? उद्दीपनों को सीएनएस से इंटरनल ऑर्गन्स, और इंटरनल ऑर्गन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचाने का काम करता है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी होगा। अगला एक प्रश्न है, 2 एम्पियर की धारा एक युक्ति द्वारा 5 मिनट के लिए ली जाती है, परिपथ में बहने वाले विद्युत आवेश की मात्रा क्या होगी? एक सूत्र आता I बराबर Q अपॉन टी, ये बताया हुआ है मैंने, Q बराबर होता है I इंटू टी। अरे Q बराबर आई टी। आई कितना है यहाँ पर? आई है 2 एम्पियर, टी कितना है? 5 मिनट। भाई मिनट को हमेशा सेकंड में बदलते हैं, डायरेक्ट आंसर नहीं करते। कितना आ जाएगा? 600 कूलाम।
मिनट जब भी दे रखी होती है तो मिनट को सेकंड में चेंज करके ही आंसर आना चाहिए। तो आंसर हो जाएगा 600 कूलम। क्वेश्चन नंबर 3, बैकलाइट का उपयोग रेडियो टीवी के आवरण बिजली के स्विच बनाने में करते हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये विद्युत ऊष्मा का कुचालक है। कथन और कारण, क्या कथन कारण दोनों सही है? कारण कथन की सही व्याख्या करता है। कथन कारण दोनों सही है, सही व्याख्या नहीं करता है। कथन सही है, कारण गलत है। कथन गलत है, कारण सही है। याद रखना, कथन भी सही है, कारण भी सही है, व्याख्या भी कर रहा है। आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए होगा। क्या आंसर हो जाएगा? ए। अगला प्रश्न आता है, चीन के वैज्ञानिकों द्वारा क्लोन किए गए प्रथम रीसस बंदर का नाम क्या है? जो 2024 में 2 साल से अधिक समय तक जीवित रहने वाला पहला सफल क्लोन बंदर बना। आंसर है रेट्रो। वैसे ये हुआ हुआ, दित्तो, जोंगजोंग, ये सब बंदर के ही क्लोन के नाम हैं। एक बंदर का क्लोन एंड्री भी आता है, एक नती भी आता है, एक दित्तो भी आता है। एक गाय का क्लोन रोजी भी आता है, और एक भैंस का क्लोन महिमा भी आती है, और गरिमा भी आती है। महिमा गरिमा भैंस के क्लोन है, और सुअर का जो क्लोन है वो आता है ट्रेसी, और एक आता है जेनी। कुत्ते का क्लोन आता है स्नूपी, और भेड़ का क्लोन आता है डॉली। खरगोश का आता है पेंटालुगस फर्निसी। मनुष्य की शिशु का आता है ईव। तो ये सारे क्लोन हैं, ये न्यूक्लियर ट्रांसप्लांटेशन टेक्निक के द्वारा बनाए जाते हैं। तो आंसर होगा रेट्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का ये। उस कथन की पहचान करें जो कि जंग लगने के संबंध में गलत है। लोहे की रॉड पर पेंट का कोट जंग को रोकता है। बिल्कुल, यदि रॉड पर अपन रेड ऑक्साइड कर देते हैं तो जंग को रोकता है, बात तो सही है। गैल्वेनाइज्ड वाटर पाइप आमतौर पर घरों में प्रयोग नहीं आते हैं। अरे जीआई पाइप का घरों में प्रयोग किया जाता है। हालांकि वर्तमान में तो पीवीसी पाइप ज्यादा काम में आते हैं, पहले जीआई पाइप चलते थे, उन जीआई पाइप का यूज किया जाता है। और तो स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा हमारा। जंग लगना एक भौतिक परिवर्तन है क्या? नहीं, केमिकल चेंज है। नमकीन पानी जंग की प्रक्रिया को तीव्र करता है। बिल्कुल, खारा पानी होगा तो जंग जल्दी लगेगा। पानी यदि खारा होगा तो जंग जल्दी लगेगा। यहां पर जंग गलत की बात करें अपन तो दूसरा और तीसरा कथन हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो ये हमारा टेस्ट पेपर नंबर 6 था। टेस्ट पेपर नंबर 7, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्न में से कोलाइड के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? कोलाइड एक समांगी मिश्रण है क्या? नहीं, ये तो गलत है। कोलाइड एक विषमांगी मिश्रण होता है। कोलाइडी मिश्रण वो होते हैं जो दिखने में समांगी होते हैं लेकिन वास्तव में विषमांगी होते हैं। जैसे दूध एक विषमांगी मिश्रण है, स्याही एक विषमांगी मिश्रण है, रक्त एक विषमांगी मिश्रण है, साबुन का घोल एक विषमांगी मिश्रण है, फेस वॉश एक विषमांगी मिश्रण है, फोम एक विषमांगी मिश्रण है। तो ये दिखने में विषमांगी, ये वास्तव में विषमांगी होते हैं, दिखने में समांगी होते हैं। कोलाइड के कण नग्न नेत्रों से देखे जा सकते हैं क्या? बिल्कुल, नंगी आंखों से ये नहीं देख सकते हैं। केवल निलंबन के अंदर ही कणों को नंगी आंखों से देखा जा सकता है, बाकी इसमें नहीं देख सकते हैं। तो दूसरा दो कथन तो हमारे गलत हो गए इसके अंदर। बिना हिलाए छोड़ देने पर कोलाइड कण नीचे नहीं बैठते क्या? बिल्कुल, बिना हिलाए छोड़ देने पर कोलाइड कण नीचे नहीं बैठते हैं। कोलाइड कणों को मिश्रण से पृथक्करण फिल्ट्रेशन प्रक्रिया द्वारा अलग नहीं कर सकते हैं। तो तीसरा चौथा हमारा स्टेटमेंट सही है, पहला दूसरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा में किसका समावेश अनिवार्य किया है? तो भारतीय ज्ञान परंपरा, इंडियन नॉलेज सिस्टम, जितने भी 2026 में कोर्स रिवाइज हुए हैं, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड सभी के अंदर टॉपिक जोड़ा है। इसीलिए जोड़ा है क्योंकि नई शिक्षा नीति के अनुसार उसमें समावेश किया गया है इसका भारतीय ज्ञान परंपरा का। और एक बच्चा जो भारत में पढ़ रहा है उसको भारतीय वैज्ञानिकों के बारे में पता होना जरूरी है। हम आइंस्टीन, न्यूटन, डार्विन, लैमार्क, इन वैज्ञानिकों को खूब पढ़ते हैं, लेकिन हमारे जो भारत के महान वैज्ञानिक रहे हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब, होमी जहांगीर भाभा, जगदीश चंद्र बसु, बीरबल साहनी, इसके अलावा चरक, सुश्रुत, ब्रह्मगुप्त, बराहमिहिर, आर्यभट्ट, जीवक कुमार मच्छ, ऐसे बहुत सारे वैज्ञानिक रहे हैं जो कहीं कणाद ऋषि, इन वैज्ञानिकों का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। तो ये भी चैप्टर है आपके सिलेबस में, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3,
जब कोई वस्तु स्थिर होती है तब क्या होगा? जब कोई वस्तु स्थिर होती है तब उस पर कोई बल कार्य नहीं करता है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है। वस्तु पर लगने वाले बल उसे स्पर्श नहीं करते। वस्तु पर लगने वाले बल एक दूसरे को संतुलित कर देते हैं ना, तब वस्तु स्थिर होती है। नॉर्मली जब संतुलित बल होते हैं तो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि संतुलित बल लगाने पर भी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो जाता है। ये प्रकृति पर निर्भर करता है। आप गुब्बारे को दबाओगे तो गुब्बारा दब जाएगा, क्योंकि गुब्बारे की प्रकृति अलग है। तो कभी कभी संतुलित बल लगाने पर भी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो जाता है। आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, मिलान करवा रहा है। परजीविता का उदाहरण कौन सा है? एक तरफ इकोलॉजी के संबंध है, एक तरफ उदाहरण है। जो हमारे बालों में पाई जाती है, अपना खून पीती है, मस्त रहती है, तो ये परजीविता का पैरासाइटिज्म का उदाहरण है। जू हमारे लिए हानिकारक है, हम जू के लिए नहीं। जू हमारे खाना भी खा रही है, हमारे बॉडी से खून भी पी रही है और रेजिडेंस भी कर रखा है। परभक्षण का मतलब होता है जब एक जीव भोजन के लिए, पोषण के लिए दूसरी जीव का पूर्णतः भक्षण कर ले। जैसे मेढक टिड्डे को खा जाता है, सर्प मेढक को खा जाता है, सर्प चूहे को खा जाता है, बिल्ली चूहे को खा जाती है, कुत्ता चूहे को खा जाता है, ये परभक्षण होता है। सहोपकारिता का मतलब होता है तू मेरा मैं तेरा। लाइगेन, कवक और शैवाल से मिलकर बनी होती है लाइगेन। कवक शैवाल को जल व खनिज लवण देता है और शैवाल कवक को भोजन देता है। और सहभोजिता का मतलब होता है जब एक जीव लाभ में रहे और दूसरा न तो लाभ में रहे न ही हानि में रहे, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सहभोजिता। कॉमन सेलिज्म कहते हैं इसको। क्या कहते हैं इसको? कॉमन सेलिज्म कहा जाता है। क्या आंसर हो जाएगा हमारा? 4-3-1-2। 4-3-1-2 आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5। निम्न कथन कारण को पढ़िए तथा कूटों का प्रयोग करते हुए सही का चयन कीजिएगा। परमाणु विद्युत उदासीन होते हैं। बिल्कुल, परमाणु वैद्युत रूप से उदासीन होता है, बात तो सही है। इन परमाणु में न्यूट्रॉन प्रोटॉन की संख्या समान होती है क्या? नहीं। परमाणु में न्यूट्रॉन प्रोटॉन पर आवेश का मान समान होता है। तो कथन तो हमारा सही है, कारण हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो ये हमारा टेस्ट पेपर नंबर 7 था। नेक्स्ट आता है टेस्ट पेपर नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 1, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन के बारे में असत्य कथन क्या है? असत्य कथन पूछ रहा है, सीएफसी की तुलना में अधिक स्थायी होते हैं क्या? नहीं, कम स्थायी होते हैं, यही असत्य है। बाकी ये हाइड्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, कार्बन से बने होते हैं। हाइड्रोजन का होना ओजोन पर प्रभाव को कम करता है। बिल्कुल, हाइड्रोजन की वजह से ही ये सीएफसी की तुलना में बढ़िया है। और सीएफसी का पर्यावरण रूप से सुरक्षित विकल्प माना जाता है। बिल्कुल, वर्तमान में एसी फ्रिज में सीएफसी के स्थान पर एससीएफसी का ही यूज किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करना है। समस्थानिक संभारक के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? समस्थानिकों में द्रव्यमान संख्या समान होती है क्या? नहीं। परमाणु क्रमांक समान होता है, नीचे वाला एटॉमिक नंबर समान होता है। संभारिकों में परमाणु संख्या समान होती है क्या? नहीं। द्रव्यमान संख्या समान होती है। तो न तो एक सही है, नहीं दो सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। गुरुत्वाकर्षण का नियम एक सार्वत्रिक नियम है क्योंकि नियम सभी पिंडों पर लागू होता है। बिल्कुल बात सही है। सबसे क्षीण बल होता है जब तक कि बहुत अधिक द्रव्यमान वाले पिंड संबद्ध नहीं हो, सबसे क्षीण बल होता है। राइट स्टेटमेंट है। पृथ्वी तल से ऊंचाई बढ़ने पर गुरुत्वाकर्षण बल कम हो जाता है। सभी तीनों स्टेटमेंट हमारे क्या हो जाएंगे? यहाँ पर राइट होंगे। 4 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु किसी घर्षणहीन, बस ये वर्ड पकड़ना है। जैसे आप देखोगे मैथ की संख्या, आप पेन कॉपी चलाने लग जाओगे। एग्जामिनर चाहता है कि पेन कॉपी नहीं चले, आंसर दे दो। पेन कॉपी चलाओगे तो टाइम भी वेस्ट होगा और आंसर भी नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि इसमें पेन कॉपी की आवश्यकता है ही नहीं।
पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, घर्षणहीन सतह पर हमेशा कार्य 0 होगा। कॉन्सेप्ट याद रखना, आंसर क्या हो जाएगा ए, घर्षणहीन सतह पर और वृत्ताकार मार्ग पर किया गया कार्य 0 होता है। और क्वेश्चन नंबर 5, यदि किसी वस्तु का वेग स्थिर है तो उसका त्वरण शून्य होगा। बिल्कुल, जब वेग ही स्थिर है तो त्वरण तो शून्य होगा, क्योंकि त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर, चेंज इन रेट ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। हम कहते हैं ना गाड़ी एक्सीलेटर खींच दो, इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी में चेंज कर दो। हम कहते हैं एक्सीलेटर कम करो, इसका मतलब वेलोसिटी कम कर रहे हैं गाड़ी की। तो त्वरण का मान धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। अचानक आपने कोई सामने आया, आपने ब्रेक लगा दिया, गाड़ी में बिल्कुल सुई नीचे आ जाती है एक साथ अचानक से, वहां पर त्वरण की वैल्यू क्या होगी, तो वेलोसिटी क्या हुई, 0। तो त्वरण का मान धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। त्वरण वेग में परिवर्तन की दर को कहते हैं, बिल्कुल सही बात है, त्वरण शून्य होगा। दोनों ही कथन हमारा सही है और कारण भी सही है और सही व्याख्या ये करता है। आंसर हो जाएगा हमारा ए। तो ये हमारा पेपर नंबर 8 था। टेस्ट पेपर नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 1, हार्मोन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। हार्मोन अपोषक रसायन है, बिल्कुल एनसीईआरटी की परिभाषा है ये। नॉन न्यूट्रिएंट्स केमिकल्स होते हैं जो कि अंतर कोशिकीय संदेश वाहक के रूप में कार्य करते हैं, बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है। हार्मोन अल्प मात्रा में उत्पादित होते हैं, बिल्कुल हार्मोन की सूक्ष्म मात्रा ही पर्याप्त होती है। हार्मोन ऊर्जा प्रदान करते हैं क्या, नहीं, अरे हार्मोन से बॉडी को कोई एनर्जी नहीं मिलती है। तीसरा स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। नलिका विहीन ग्रंथियों से निकलते हैं, बिल्कुल एंडोक्राइन ग्लैंड्स या डक्ट्स ग्लैंड से निकलने वाले स्राव को हार्मोन्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कृत्रिम बुद्धिमत्ता मानव श्रम की जगह पूरी तरह से ले लेगी। एआई वर्तमान में जो चल रहा है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्या मानव श्रम की जगह पूरी तरह से ले लेगी, कथन है ये। और कारण क्या है, एआई जटिल गणनाओं और डेटा विश्लेषण को मनुष्य की तुलना में बहुत तेजी से कर सकता है। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। क्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता मानव श्रम की जगह पूरी तरह से जगह ले लेगी क्या, क्या हमारा काम बिल्कुल खत्म कर देगी क्या, मानव का काम बिल्कुल खत्म नहीं कर सकती है एआई। हाँ, सरल बना सकती है, चीजों को सरल बना सकती है, लेकिन 100% खत्म नहीं कर सकती। पहला स्टेटमेंट हमारा गलत है, तो ए गलत है और आर सही है। एआई जटिल गणनाओं डेटा विश्लेषण को मनुष्य की तुलना में तेजी से कर सकती है, हमारी तुलना में मशीनें जल्दी से काम करती हैं। ये कथन तर्क सही है हमारा, लेकिन कथन हमारा क्या है, गलत है। अगला प्रश्न है, जैव विविधता के तप्त स्थलों में कौन सा एक पहलू मौजूद नहीं पाया जाता है। जाति संपन्नता होनी चाहिए, तभी उस क्षेत्र को हॉटस्पॉट क्षेत्र घोषित किया जाता है। स्थानिकता होनी चाहिए, एंडेनिज्म, स्थानिकता का मतलब होता है वो जाति अन्य किसी स्थान पर नहीं मिलनी चाहिए, स्पेशलिटी होनी चाहिए। और त्वरित जाति हानि, जाति को यदि हानि हो रही है, जाति संकटग्रस्त है, विलुप्ति के कगार पर है, तो ऐसे स्थानों को हॉट स्पॉट क्षेत्र का दर्जा दिया जाता है। भारत में हॉट स्पॉट क्षेत्र कितने हैं, 4 हैं याद रखना, इंडो बर्मा, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट और सुंदरवन। निम्न अंतर जातीय प्रतिस्पर्धा ऐसा कोई कारण नहीं होता है, आंसर हो जाएगा इसका ए। क्वेश्चन नंबर 4, कौन सी एक ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया नहीं है, तो ये वाली ऊष्मा क्षेपी नहीं है, क्योंकि इसमें कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ना पड़ेगा और तोड़ने के लिए हमेशा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, बिना ऊर्जा के कोई चीज टूट नहीं सकती। और तोड़ने के लिए क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए, और ऊर्जा देंगे तो इसको बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ये तो है एंडोथर्मिक, बाकी इनमें तो ऊष्मा निकलेगी, तो इसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आंसर क्या हो जाएगा, डी होगा। लास्ट क्वेश्चन इसका, अभिकथन दे रखा है, ध्वनि की गति निर्वात में शून्य होती है क्या, बिल्कुल निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं होता है, इसीलिए अंतरिक्ष में दो यात्री एक दूसरे की वार्तालाप नहीं सुन सकते हैं। अंतरिक्ष में केवल मुंह हिलता हुआ दिखेगा, तो अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं है, इसलिए दो यात्री एक दूसरे की वार्तालाप नहीं सुन सकते हैं। तो ये तो है अभिकथन, तो अभिकथन हमारा बिल्कुल सही है। कारण क्या है, ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे मैकेनिकल वेव्स होती हैं,
और इन्हें संचरण के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। बिल्कुल, ये कारण है इसका। ध्वनि का निर्वात में संचरण क्यों नहीं होता? क्योंकि साउंड इज ए मैकेनिकल वेव। ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है जिसके लिए या तो ठोस चाहिए या द्रव चाहिए, गैस चाहिए, चाहिए जरूर, कोई ना कोई माध्यम होगा तभी ध्वनि का संचरण होगा। तो दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए होगा। तो ये था हमारा टेस्ट पेपर नंबर 9 जिसका आंसर है ए। बहुत ही शानदार और एनसीईआरटी आधारित प्रश्न है, इसी लेवल के प्रश्न वर्तमान में आपसे पूछे जा रहे हैं। टेस्ट पेपर नंबर 10 पहला क्वेश्चन है हमारा, जब कोई कुली अपने सिर पर बोझ उठाकर क्षैतिज प्लेटफॉर्म पर चलता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य शून्य होगा। मैंने आपको बताया था कि क्षैतिज दिशा में, या हम ये कह सकते हैं जब बल और विस्थापन की दिशा एक दूसरे के लंबवत होती है तो कार्य का मान शून्य होता है। आप ट्रेन से उतरे, आपसे ट्रेन से उतरते ही आपने आपका जो सूटकेस है, आपका जो भी सामान है, बैग वगैरह, वो आपने किसी कुली के सिर पर रख दिया। आपने बोला कि चलो मेरे ऑटो तक इसको लेके चलो, वो कुली हमको बाहर तक पहुंचाने आया। आपने उसके सिर से संदूक उतार लिया, पेटी उतार ली। फिजिक्स के अनुसार कुली के द्वारा किए गए कार्य क्या होगा? फिजिक्स के अनुसार कुली को पैसे नहीं मिलने चाहिए क्योंकि कुली ने कोई कार्य किया ही नहीं। कुली के सिर पर आपने संदूक रखा, वो लेकर आया, लेकिन फिजिक्स में चलना, खाना पीना, रोना हंसना, नहाना धोना, ये कार्य नहीं होते हैं। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये कार्य जीरो है मेरा। फिजिक्स के अनुसार मेरा कार्य नहीं है। ये कार्य कब होगा? जब बल और विस्थापन जब एक ही दिशा में होंगे तब कार्य होगा। यहां पर एक कुली, ये कुली है, इसके सिर पर ये संदूक रखा हुआ है। ये संदूक के द्वारा फोर्स लग रहा है नीचे की ओर और कुली जा रहा है आगे की ओर। यहां पर थीटा का मान कितना हो रहा है? 90 डिग्री। और थीटा कॉस 90 का मान क्या हो जाता है? कॉस 90 का मान होता है 0। और जब 0 की संख्या से गुना करते हैं तो आंसर आएगा 0। इसके अनुसार कुली को पैसे नहीं मिलने चाहिए क्योंकि कुली ने काम किया ही नहीं। तो आंसर याद रखना, कुली अपने सिर पर बोझ उठाकर क्षैतिज प्लेटफॉर्म पर चलता है तो कार्य शून्य होगा। बिल्कुल सही बात है। कारण क्या दे रखा है? कार्य तब शून्य होता है जब बल और विस्थापन के बीच का कोण 90 डिग्री हो। बिल्कुल, cos 90 की वैल्यू 0 होती है। तो कथन भी सही है, यहाँ पर कारण भी सही है। आंसर इसका क्या हो जाएगा? हमारा ए होगा। बहुत गजब का प्रश्न है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, ध्वनि तरंगों के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ध्वनि तरंगे अनुप्रस्थ होती है क्या? नहीं, अनुप्रस्थ तरंगे प्रकाश होती है। जो लाइट वेव्स होती है ना, वो अनुप्रस्थ होती है। और ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य होती है। अनुदैर्ध्य बोले तो लॉन्गिट्यूडिनल, अनुप्रस्थ बोले तो ट्रांसवर्स। अनुप्रस्थ का मतलब होता है जब माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, तब तो बोलते हैं अनुप्रस्थ। ऐसा होता है लाइट वेव्स में। और जब माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के समानांतर होते हैं, ऐसा होता है ध्वनि तरंगों में। ध्वनि तरंगे होती है अनुदैर्ध्य प्रकृति की। सत्य कथन पूछ रहा है, सेकंड वाला सत्य होगा। ध्वनि की गति प्रकाश गति से अधिक होती है क्या? नहीं, प्रकाश की गति ज्यादा होती है। ध्वनि केवल गैसों में यात्रा करती है? नहीं, ध्वनि तो ठोस, द्रव, गैस तीनों में यात्रा करती है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, कथन कारण वाला प्रश्न है, तापित किए जाने पर नीले कॉपर सल्फेट का काले क्यूप्रिक ऑक्साइड में रूपांतरण होना भौतिक परिवर्तन है। अरे रिएक्शन हो रही है, जब रिएक्शन होगा तो यार ना केमिकल चेंज होगा। कथन ये हमारा गलत है। कोई परिवर्तन जिसमें रासायनिक संगठन अपरिवर्तित रहता है भौतिक परिवर्तन कहलाता है। बिल्कुल सही बात है। जब केमिकल में कोई चेंज हो ही नहीं रहा है केमिकल प्रॉपर्टीज में, तो कैसा परिवर्तन होगा? फिजिकल चेंज ही होगा। कथन गलत है, आर सही है। आंसर हो जाएगा इसका डी। क्वेश्चन नंबर 4 फिर से एक कथन कारण वाला प्रश्न है, यदि किसी चालक की लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध दुगना हो जाता है। क्या बात सही है? क्या बात सही है? आर समानुपाती एल, लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध का मान भी बढ़ेगा। तो बात बिल्कुल सही है। दोगुनी करोगे तो दो, ये भी दोगुना हो जाएगा। चार गुनी करोगे तो चार गुना हो जाएगा। प्रतिरोध चालक की लंबाई के सीधे अनुक्रमानुपाती होता है। बिल्कुल, कारण जो मैंने बताया वो नीचे दे रखा है। तो ए और आर दोनों सही है। आर ए का क्या है? सही व्याख्या करता है। और 10th पेपर का लास्ट वाला क्वेश्चन है, खाद्य केन, फूड केन्स को जिंक की बजाय टिन से लेपित किया जाता है, क्यों? टिन का गलनांक जिंक की तुलना में कम होता है, टिन जिंक से सस्ता होता है, टिन जिंक से अधिक क्रियाशील है, जिंक से कम क्रियाशील होता है।
टिन जो होता है वो जिंक से कम क्रियाशील होता है, इसलिए जो रसगुल्ले होते हैं या तेल वगैरह ऑयल वगैरह होता है, इनको पीपे, जिन पीपों के अंदर रखा जाता है स्टोर करके, वो पीपे बने तो लोहे के होते हैं लेकिन उन पर टिन की परत चढ़ा देते हैं क्योंकि टिन लोहे से कम क्रियाशील होता है, जिससे खाद्य पदार्थ खराब नहीं होते हैं। आप देखना चमकदार स्टील जैसे दिखाई देते हैं, वो टिन की परत है। टिन को रांगा भी कहा जाता है। और एक धातु पर दूसरे धातु की परत चढ़ाना, ये कहलाता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग या विद्युत लेपन क्रिया बोलते हैं। जैसे लोहे को जंग से बचाने के लिए जस्ते की परत चढ़ाते हैं, जिसको यसद लेपन कहा जाता है, गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। क्या बोलते हैं? गैल्वेनाइजेशन। ऐसे ही जो खाद्य पदार्थों के पीपे होते हैं, जिनको अपन खाद्य कैन कह सकते हैं, फूड कैंस कह सकते हैं, उन पर किसकी परत चढ़ाते हैं? टिन की परत चढ़ाते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी होगा। ये हमारा दोस्तों 10th वाला पेपर था जिसके 5 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा फुल लेंथ पेपर थे जिसके अंदर 5-5 क्वेश्चन थे, उनका सॉल्यूशन हमने यहाँ पर देख लिया है। बहुत ही शानदार जानदार प्रश्न है, एनसीईआरटी आधारित है। कथन कारण सुमेलन वाले प्रश्न मोस्टली मैंने लिए हैं इसमें, ताकि आपकी प्रैक्टिस थोड़ी सी अच्छे से हो जाए। और सारे एनसीईआरटी बेस्ड है ताकि एग्जाम में सीधा क्वेश्चन मिलने की संभावना पूरी रहेगी। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके।